राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है इंसाफ। भैया, आज मैं चाय पीने या हालचाल पूछने नहीं आई हूँ। मैं बाप की संपत्ति में अपना कानूनी हिस्सा लेने आई हूँ। आज फैसला करके ही जाऊँगी। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। रसोई में खड़ी भाभी वंदना ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसके हाथ रुक गए। उसने गैस बंद की, आंचल कमर में खोसा और तेज कदमों से बाहर आकर बोली, अच्छा, तो आखिर तुम्हारे मन की बात जुबां पर आ ही गई। इतने सालों से जो मिठास दिखा रही थी, उसका असली कारण यही था। आज समझ में आया। रागिनी ने बिना झिझके कहा, भाभी, मीठा बनने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ये घर मेरे पिता का है और उस संपत्ति पर मेरा भी उतना ही हक है जितना मेरे भाई का। मैं भी उनकी बेटी हूँ, कोई पराई नहीं। इतने में उसका भाई निखिल भी बाहर आ गया। उसने माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रागिनी, बैठकर आराम से बात करते हैं। इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रही हो? आवाज़ नीची करो। रागिनी ने कागज़ निखिल के सामने पटक दिए। बात करने का समय बहुत पहले था भैया। जब पापा गए थे तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। जब माँ गई तब भी मैं चुप रही। लेकिन अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और आज ही चाहिए। वंदना गुस्से से हंस पड़ी। हिस्सा चाहिए? किस बात का हिस्सा? जब तुम्हारे माँ बाप महीनों बिस्तर पर पड़े थे तब कहाँ थी तुम? एक बार भी आकर पूछा नहीं कि दवा कैसे आ रही है? रात रात भर किसने जाग की सेवा की थी? किसने उनके कपड़े बदले थे? किसने खाना खिलाया था? मैं थी, सिर्फ मैं। सास ससुर की सेवा मैंने की है। इसीलिए इस घर पर हक भी मेरा है, तुम्हारा नहीं। रागिनी ने तुरंत पलटकर कहा, सेवा की होंगी तो अपने फ़र्ज से की होंगी भाभी। उसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे पिता की संपत्ति भी आपकी हो गई। कानून सेवा देखकर हिस्सा नहीं देता, बेटी होने पर देता है। वंदना ने उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे कानून मत सिखाओ। शादी के बाद जिस घर की चौखट छोड़ दी, आज उसी घर की ज़मीन याद आ गई। त्योहार पर 2 घंटे के लिए आ जाने से बेटी होने का फ़र्ज पूरा नहीं हो जाता। रागिनी भी पीछे हटने वालों में नहीं थी और बहू बनकर घर संभालने से किसी की बेटी का हक ख़त्म नहीं हो जाता। मैं अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं। निखिल दोनों की बातें सुनकर परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, बस करो तुम दोनों। पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं, शर्म नहीं आ रही दोनों को? लेकिन वंदना अब रुकने वाली नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, सुन लो रागिनी, जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर का 1 इंच भी तुम्हें नहीं मिलेगा। चाहे कोर्ट चली जाओ या पंचायत बुला लो। रागिनी ने भी उसी तेवर में जवाब दिया, ठीक है भाभी। अब फैसला घर के अंदर नहीं होगा, गांव के सामने होगा। फिर देखते हैं किसका सच भारी पड़ता है और किसका घमंड। इतना कहकर उसने अपने कागज़ समेटे, निखिल की तरफ एक नज़र डाली और तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसके जाते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे आने वाले तूफान की आहट सबको सुनाई दे चुकी हो। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी कि निखिल के घर संपत्ति को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया है। दोपहर होते होते रागिनी अपने मामा सुरेश और 2-3 रिश्तेदारों के साथ घर पहुंच गई। आंगन में कुर्सियां डाली गई। पड़ोस के कुछ बुजुर्ग भी आकर बैठ गए। निखिल का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वंदना के चेहरे पर अब भी वही अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। रागिनी ने सबके सामने कहा, मैं किसी का घर उजाड़ने नहीं आई हूँ।
मुझे सिर्फ मेरे पिता की संपत्ति में मेरा हिस्सा चाहिए। अगर प्यार से बात हो जाती तो पंचायत बुलाने की नौबत नहीं आती। वंदना ने बात पूरी होने से पहले ही ताली बजाते हुए कहा, वाह, कैसी भोली बन रही हो अब। सच तो यह है कि तुमने अपने ससुराल में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अब मायके की ज़मीन याद आ गई। रागिनी का चेहरा तमतमा गया। भाभी, मेरे ससुराल की चिंता छोड़िए, अपने शब्द संभाल कर बोलिए। वंदना ने कुर्सी से उठते हुए कहा, क्यों संभालूं? जो सच है वही बोल रही हूँ। जब माँ जी 6 महीने तक बिस्तर पर थी तब तुम कितनी बार आई थी। जब बाबूजी को अस्पताल ले जाना होता था तब किसने अपनी चूड़ियाँ बेचकर उनका इलाज कराया था? मैंने। तब तुम कहाँ थी? रात रात भर किसने उनकी सेवा की? मैंने। और आज तैयार घर देखकर हिस्सा लेने चली आई हो। लाज शर्म नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? सेवा करने में पीछे और हिस्सा लेने में आगे। रागिनी ने भी गुस्से में जवाब दिया, सेवा का एहसान मत गिनवाइए। आपने उनकी बहू होने का फ़र्ज निभाया था, कोई दान नहीं किया था। वंदना जोर से बोली, फ़र्ज निभाया था, इसीलिए आज इस घर पर पहला हक भी मेरा है। जिस बेटी ने शादी के बाद इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, उसे अब ज़मीन चाहिए। मामा सुरेश ने बीच में समझाने की कोशिश की, लेकिन वंदना बहू, बात लड़ाई से नहीं सुलझेगी। बैठकर हिसाब कर लो, रिश्ते ज़मीन से बड़े होते हैं। वंदना ने उनकी तरफ देखकर कहा, मामा जी, आप बीच में मत पड़िए। जिसने सेवा की है वही इस घर का असली हकदार है। बाहर वालों को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। निखिल ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा, वंदना, मामा जी से इस तरह की बात मत करो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लेकिन वंदना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आज भी आप अपनी बहन के साथ खड़े हो जाइए। जब आपके माँ बाप की सेवा करनी थी तब तो कोई नहीं आया था, अब सबको हिस्सा चाहिए। रागिनी ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी और कुछ कागज़ निकाले, उन्हें हाथ में पकड़कर बोली, ठीक है भाभी, आप बार बार सेवा की बात कर रही हैं ना। अब अगली बैठक में मैं भी कुछ ऐसे सबूत लेकर आऊँगी जिन्हें देखकर शायद आपकी आवाज़ अपने आप धीमी हो जाएगी। उस दिन फैसला भी होगा और सच भी सबके सामने आएगा। रागिनी की यह बात सुनकर पहली बार वंदना सोच में पड़ गई। उसके चेहरे का आत्मविश्वास हल्का सा डगमगाया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और तिरस्कार से बोली, जो करना है कर लो, इस घर से खाली हाथ ही जाओगी। आंगन में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी किन सबूत की बात कर रही है, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा था कि अगली बैठक में सिर्फ बहस नहीं होगी, कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। रागिनी ने जैसे ही फाइल वापस बैग में रखी, वंदना उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। 2 कागज़ लेकर आ गई तो समझ रही हो कि ज़मीन तुम्हारे नाम हो जाओगी। इतना चालाक मत बनो तुम। जब इस घर में ईंट ईंट जोड़ने की बारी थी तब तुम्हारा कहीं पता ही नहीं था। अब मकान तैयार हो गया तो देखकर हिस्सा चाहिए। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो सबूत कहाँ से लाओगी? और झूठ बोलोगी तो और फंसोगी समाजी के सामने। रागिनी भी तमतमाकर बोली, भाभी,
मुझे आपका बनाया हुआ घर नहीं चाहिए। मुझे मेरे बाप की संपत्ति में मेरा हिस्सा चाहिए। बार बार एहसान मत गिनवाइए। वंदना ने ताली बजाकर कहा, हिस्सा हिस्सा, बस यही एक शब्द आता है तुम्हें। कभी ये भी बता दो कि अपने माँ बाप के लिए किया क्या था। आपसे हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। क्यों नहीं है? जिस ज़मीन पर नज़र गड़ाए बैठी हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। लालची हो तुम। रागिनी ने गुस्से में कहा। और आपको किसने हक दिया मुझे लालची कहने का? मैं बेटी हूँ इस घर की। वंदना जोर से चीखी। बेटी थी शादी वाले दिन। उसके बाद जिस घर में डोली गई वही तुम्हारा घर हो गया। अब यहाँ आकर हुक्म मत चलाओ। कानून पढ़ लीजिए भाभी। बेटी शादी के बाद भी बेटी रहना नहीं छोड़ती। उसका हक खत्म नहीं होता। मुझे कानून नहीं, अपना घर बचाना आता है। दोनों की आवाज़ इतनी तेज हो गई कि बाहर खड़े पड़ोसी भी आंगन में झांकने लगे। निखिल ने बीच में आकर कहा, बस करो दोनों, तमाशा मत बनाओ। वंदना ने निखिल को ही झिझक दिया। आप चुप रहिए। आज अगर हमने और आपने बहन का साथ दिया तो याद रखिए, इस घर में मेरी भी कोई जगह नहीं बचेगी। रागिनी ने तुरंत कहा, देखा भैया, भाभी को ज़मीन की इतनी चिंता है कि रिश्ते भी दांव पर लगाने को तैयार है वो। वंदना आग बबूला हो गई यह सुनते ही। रिश्ते तुमने तोड़े हैं। जिस दिन हिस्सा मांगने आई थी उसी दिन मर गई थी मेरे लिए। अब चाहे पंचायत बुलाओ या कोर्ट जाओ, इस घर की मिट्टी भी नहीं दूंगी। रागिनी ने भी उंगली दिखाते हुए कहा, मत दीजिए, लेकिन याद रखिए, आज आपने पूरे गांव के सामने ये कह दिया है कि आप किसी भी हालत में मेरा हक नहीं देंगी। यही बात कल को आपके खिलाफ सबूत के तौर पर दी जाएंगी। वंदना हंसते हुए बोली, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा सबूत है। रागिनी ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा, कौन सा सबूत? वंदना कमरे के अंदर गई और अलमारी से एक पुरानी फाइल निकालकर सबके सामने लहराते हुए बोली, यही बाबूजी के अपने हाथ से लिखे गए कागज़। इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हारे हिस्से वाली सारी अकल 5 मिनट में निकल जाएगी। रागिनी ने फाइल देखते ही मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो आखिर आपने वो फाइल निकाल ही ली। ठीक है भाभी, अब इसके सबके सामने खोलिए, देखते हैं आखिर इसमें है क्या। आज फैसला भी होगा और किसी एक का घमंड भी टूटेगा। वंदना ने गुस्से में फाइल पंचायत के सामने रख दी। लो, आज सब साफ हो जाएगा। रोज़ रोज़ हिस्सा हिस्सा चिल्लाने वाली को भी पता चल जाएगा कि बाबूजी क्या चाहते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल जी ने फाइल खोली। अंदर बाबूजी के हाथ से लिखा एक लंबा पत्र था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मेरे जाने के बाद अगर मेरी बेटी रागिनी कभी संपत्ति में अपना हिस्सा मांगे तो पहले उससे एक बात ज़रूर पूछना कि क्या उसे अपने भाई का घर बचाना है या ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। अगर इसे सच में पैसों की ज़रूरत हो तो निखिल अपनी हैसियत के अनुसार उसकी मदद करे, लेकिन अगर सिर्फ ज़मीन बांटने की ज़िद हो तो मैं अपनी बेटी से यही कहूँगा कि मैंने उसे लालच नहीं, रिश्तों की कीमत सिखाई है। पूरा आंगन शांत हो गया। पत्र में आगे लिखा था, ये घर निखिल और उसकी पत्नी ने मेरी आंखों के सामने संभाला है। मेरी बीमारी में बहू ने दिन रात सेवा की है।
इसलिए मेरी इच्छा है कि यह घर बटे नहीं, मेरे बेटा और बहू को मिले। मेरी बेटी अगर अपने पिता की सीख को याद रखेगी तो कभी इस घर में दीवार खड़ी नहीं होने देगी। रामलाल जी ने पत्र बंद किया और रागिनी की तरफ देखा। बेटी, कानूनी बात अपनी जगह है, लेकिन आज हम तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा पढ़ रहे हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। रागिनी का चेहरा उतर चुका था। अभी तक जो आवाज़ पूरे आंगन में सबसे ऊंची थी, वही अब काँप रही थी। उसने धीरे से निखिल की तरफ देखा। निखिल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत मानता था। इसलिए पूरी बहस में भी उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद रागिनी ने अपने बैग से सारे कागज़ सबके सामने फाड़ दिए और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीतने आई थी, लेकिन आज समझ आया कि अगर ये घर बट जाता तो सबसे बड़ी हार मेरी ही होती। मेरा मायका हमेशा के लिए छूट जाता। वंदना कुछ नहीं बोली। उसने बस रागिनी को देखा। रागिनी उसकी तरफ मुड़ी और बोली, भाभी, आपने मुझे बहुत कड़वी बातें सुनाई। उनका दुख रहेगा, लेकिन मैं भी जिद में अंधी हो गई थी। मुझे लगा सिर्फ हिस्सा ही मेरा सम्मान है। आज बाबूजी की लिखी बात ने मुझे समझा दिया कि सम्मान रिश्ते बचाने में है, तोड़ने में नहीं। वह निखिल के पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, आज के बाद मैं इस घर की ज़मीन का नाम भी नहीं लूँगी कभी। मेरा हिस्सा अगर कहीं है तो बस इस घर के प्यार में है, आपकी और भाभी के प्यार में है। रामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संपत्ति बंटने से पहले अगर लोग अपने माँ बाप की सीख पढ़ लिया करें, उसे याद कर लिया करें, तो आधे झगड़े वहीं ख़त्म हो जाए। उस दिन रागिनी खाली हाथ अपने ससुराल लौटी, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच में जीती हुई लड़ाई भी इंसान को अंदर से हरा देती है। वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।